हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे केबीएस एनबीएस का रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। यहाँ से आपकी अप्रोक्स ये मान के चलें कि 4 से 5 नंबर के आए ही जाएंगे। एक तो आपका ये होगा, थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लूँ। जैसा कि रिलेशन से आपका जैसे होता है रिफ्लेक्सिव, है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ से तो आपको 1 से 2 मार्क्स होंगे, 1 एंड 2 मार्क्स ही होंगे। दूसरा आगे मैं बताऊंगा कि आपका जो फंक्शन आएगा उसमें फंक्शन से आपका ये मान के चलिए कि 2-3 मार्क्स वहां से भी होंगे। वो आपका जिसे रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन के पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सेट्स को छोड़ दिया हूँ, सेट्स का ही एक भाग है, बट हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको सेट्स आती होगी, और नहीं भी आती है तो मैं क्लास लूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है ऑर्डर पेयर ऑफ द एलिमेंट्स। पहले इसको समझिए, ऑर्डर पेयर है क्या। ऑर्डर पेयर का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट्स। पहले क्या कर रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, और फिर क्या है एंड ग्रुप में लिखा जाएगा, एंड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करते हैं कि उसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसको ग्रुप में लिखते हैं एक साथ। तो अब आप ये समझिए कि एक्चुअली है क्या ये। तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, बट आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने कोई सॉरी, मैं आप नीचे समझिए यहाँ पे कि अगर मैंने कोई पॉइंट्स ऐसे ले लिया ए बी, और फिर मैं इसको बी ए नहीं लिख सकते, ये दोनों चीजें डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि ये ऐसा है, अगर इसमें मैं कोई पॉइंट्स ले लिया, 1 5 ले लीजिए और 5 1 ले लीजिए, तो क्या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। और अब यहाँ पे हम बात करें तो ये x5 हुआ, और ये 1 जो है y हो गया। इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेट्स का, इस ऑर्डर का बहुत मतलब होता है। इस ऑर्डर में मतलब कि x और y ही लिख सकते हैं जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो अगर y x लिख देंगे तो ये गलत आंसर देगा ना। तो इसकी वजह से इस क्या है कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, मतलब पहले x फिर y। अगर y x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। सही क्या होता है, ये होता है। अब दूसरी बात मैं ये समझाऊं कि ये एक्चुअली है क्या। अगर मैं इसको ले लूं, ये y और ये हो जाएगा x, तो इस कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैं y का जितना भी एलिमेंट्स ले लूं, y के जो भी पॉइंट्स लूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट्स बनाएगा ना। y इक्वल टू कुछ भी आप ले सकते हैं इसका, तो कोई भी मान ले लीजिए, 1 2 3 डॉट डॉट, माइनस में भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे x ले लूं, और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूं 9 2 5, और आप कुछ ले सकते हैं। तो अगर कोई हम पॉइंट्स ले रहे हैं तो हम क्या करें कि एक y से उठाते हैं और एक x से उठाते हैं, और फिर दोनों में से एक एक करके हम एक x और y कोई कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। मान लीजिए 2 ले लिए और ये 2 ले लिए, तो कितना हो जाएगा 2। अगर इसको मैं ले लूं 3 ले लूं, एक इसको ले लूं 5 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 5। तो आप यहाँ तक इस चीज को समझ रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। दूसरी बात मैं और समझाऊं कि इसमें क्या है कि जो सेट्स होता है, सेट्स को हम क्या चीज में लिखे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, और आपका ऑर्डर्ड पेयर को किस में लिखे हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में। तो यही दोनों में अंतर होता है। ये आप मतलब सेट्स, ये एलिमेंट्स का ऑर्डर बन रहा है,
और ये क्या हो रहा है, ये जो है वो सेट्स का एलिमेंट है और ये एलिमेंट्सों का ये ऑर्डर बन रहा है। हमेशा याद रखिए कि ऑर्डर किसका बनता है, सेट्स के एलिमेंट्स का। सेट्स को हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, और ऑर्डर को किस में लिखते हैं, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट्स में। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके आगे आप देखिए, मैं समझाता हूँ। और इसको मैं अगर दूसरे ढंग से समझो कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं और उसका जो है बैठने का पैटर्न ये हुआ कि एक गर्ल्स और एक बॉयज, एक गर्ल्स और एक बॉयज। मान लीजिए कि कोई गर्ल्स है, गर्ल्स में कोई भी नाम लिख सकते हैं, रीता, सीता, कमला, मंजू। आप बॉयज में ले लीजिए, ये एक सेट्स बन रहा है ना बॉयज में, तो इसको ऐसा क्यों ना करें कि हम इसको सेट्स में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो Z इक्वल टू रीता, सीता, कमला, और बॉयज में मैं ऐसे कर लूं कि रमेश, राकेश, कल्लू भी एक आजकल नाम चल गया ना, कल्लू, सोनू, ऐसे मान के चलिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आप स्कूल में जब एग्जाम हो रही है तो उसके बीच में क्या करना है हमको कि इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, एक लड़का एक लड़की को बैठाना है। तो पहले मान लीजिए कि हम रीता को ले लिए, है ना, रीता, इसके साथ किसी को भी एक यहां से ले लें, किसी एक को भी, कोई फिक्स नहीं है कि किसी किसी को भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कालू को ले लिया, ये भी क्या हो गया, एक ऑर्डर, मतलब पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का। फिर मान लीजिए मैंने सीता ले लिया, अब सीता के साथ तो राम को रखना चाहिए था ना, इसको राम ही कर दीजिए, नहीं घबरा जाएगा। ठीक है, मजाक करे बच्चे, ये सीता के साथ राम को कर दीजिए। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया, पहले लड़की फिर लड़का। फिर इसी प्रकार से आप करते चले जाएंगे, ये क्या होगा, एक मतलब एक सभी का, एक पहले लड़की फिर लड़का, पहले लड़की फिर लड़का। तो ये क्या बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है, एक क्रम बन रहा है ना, इस क्रम में बैठा रहे हैं। ये ऑर्डर पेयर का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ बच्चों। मैं पहले ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ कि मैं अगर फिर से लिखूंगा तो आपकी टाइम जाया होगी, तो उसको मैं सेव करने के लिए ऐसा कर के रखा हूँ, तो इसको समझिए। तो ऑर्डर पेयर में आप पहले ये तो समझिए कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पी क्यू जो है वो, पी जो है मतलब इस पी से आया है और क्यू जो है क्यू सेट से आया है। इसकी डेफिनेशन ये है, ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर। क्या कर रहा है कि टू ऑर्डर ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर ले लिया A1 B1 और फिर दूसरा कोई एक ऑर्डर है जो A2 B2 है, और ये क्या है कि ये तब दोनों ऑर्डर बराबर तब होंगे जैसे मान लीजिए कि कोई A1 B1 है और एक A2 और ये B2 है। ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तभी होंगे जब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2, B1 बराबर B2 ऐसा होगा तब। तो ये क्या करें कि ये मतलब एक ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा जब दूसरा ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेट्स, इस मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, फिर ये भी क्या हो, ये इसके इक्वल हो, तब हम कह पाएंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो
इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में फिर समझा रहा हूँ। तो ये हमेशा याद रखिए कि इक्वल ऑर्डर मतलब कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, तब कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। एक क्वेश्चन लीजिए और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर समझ में। एक क्वेश्चन ले लीजिए, x+1 एंड y-3 और इक्वल टू 1 एंड 3। अब ये क्या कर रहा है कि फाइंड the value of x and y। अब x और y का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये क्या है, ये इस तरह से दिया हुआ है कि x+1 एंड y-3 इक्वल टू 1 3 1 ये 3 है। तो आपका इसको अच्छे से लिख दो बच्चों, 1 3। तो इसमें क्या होगा कि पहले क्या चेक करेंगे कि पहले ये इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल होने का तो हो गया कि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन आपसे ये बता रहा है। अब दूसरी बात ये है कि आपके ये ग्रुप में है ही, है ना, और ये ब्रैकेट में तो है ही। तो चूंकि ये आपका इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 माइनस 1, x इक्वल टू 0 एंड y-3 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3-3 और y इक्वल टू भी 0। ठीक है। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो सबका वैल्यू 0 आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा ये इक्वेशन लिया कि वो 0 कर दे रहा है। ठीक है। और सॉरी, एक्चुअली मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक ये कि हाँ देखिए क्या हो रही है, ये प्लस होगा ना, ये क्या हो जाएगा 9। इसका क्या आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9। अब दूसरी क्वेश्चन एक और मैं लेता हूं, फिर आप वो उससे देखिए। यहां तक आप लिख लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन और मैं उठा लूं एक, x/3 प्लस 1, x/3 प्लस 1 और मैं ले लूं y-2/3, y-2/3 इक्वल टू मैं ले लूं आपका 5/3 ले लूं, मैं 5/3 ले लेता हूं। और फिर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y बराबर क्या होगा, ये कोई क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे कि पहले तो ये इक्वल है, क्वेश्चन पे ही बता रहा है कि ये इक्वल है। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 3/2 ले लीजिए इसको, 3/2। तो ये क्या होगा कि x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 एंड y-2/3 इक्वल टू 3/2 ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि x/3 और आपका 5/3 इधर जाएगा तो माइनस, तो ये कितना आपका आ जाएगा x/3 और ये 5-3 है ना, 5-3/3 यानी कि ये आपका हो जाएगा 5-3/3। तो आप इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए और ये क्या आ जाएगा x बराबर 2 एंड ये क्या हो जाएगा आपका y-3/2 और 3/2। तो इसको हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू 2/3 प्लस
2/3, 3 बाई सॉरी कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, ये 3/2 है ना, ये 3/2 हो गया और ये 2/3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 3 3 जा 9 और प्लस ये आपका 3 यानी 2 2 जा हो जाएगा 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा 13/6 यानी y इक्वल टू 13/6। तो x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू ये आया। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़ी सी इसको देख लिए। चेक क्या इसमें हुआ कि सिर्फ हम ये देख पाए कि ये मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका कोई इक्वेशन नहीं है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग चीज है, मतलब वैसा इक्वेशन जो है और एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। फिर देखिए आप मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, तो आप इसके बारे में समझिए। क्या कह रहा है कि अभी आपने देखा इक्वलिटी ऑफ, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या हो रहा है कि let P and Q are two non-empty sets. The Cartesian products P and Q is set of all ordered pair elements of sets from P and Q. अभी आपने जो पढ़ा था P ordered pair है ना, ordered पेयर, तो इसमें क्या किए थे कि कहीं से मतलब दो एलिमेंट्स को उठा लिए थे, दो सेट से दो एलिमेंट्स को उठा करके और आपने एक ऑर्डर बना दिया था। जैसे मैंने कहा कि एक लड़का एक लड़की, किसी क्लास से आपने ही क्लास से एक लड़का एक लड़की उठाए, दो ग्रुप में हो गया। तो अब उसमें से ये नहीं था कि सभी को लेना है, लेकिन लेने का तो सबको ले सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ आवश्यकता के हिसाब से मैंने वहां से दो लोग को चूज कर लिया और मैंने एक हो सकता है ये गर्ल हो गई है, बॉयज हो गई, बॉयज हो गया। तो ये इस तरह से तो आपने ले लिया, लेकिन अब क्या कर रहा है कि अब क्लास में जितने लड़की हैं और जितने लड़का है ना, जितनी लड़की है जितने लड़का है, अब सभी को जो है आपको मतलब आपको क्या करना है कि उसको ऑर्डर में बैठाना है, मतलब टोटल बच्चों को लेना है। बस अंतर इतना आ रही है कि ऑर्डर्ड पेयर में अपने जरूरत के हिसाब से आपने किसी दो को उठा लिया था, है ना, एक पी से और एक क्यू से। अब यहाँ क्या कर रहा है कि अब P और Q के जितने एलिमेंट्स हो गए सारे एलिमेंट्सों का पेयर बनाना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि P और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, ये दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यह मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा नहीं है कि 2 = 2 = 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 × 4 = 8 इस तरह का नहीं होता है। हालांकि हम इसको ये कह सकते हैं कि सेट्सों का मल्टीप्लिकेशन है, तो हर मल्टीप्लिकेशन का एक अपना रूल है, तो उसके तहत ये है। तो ये है क्या कि आपका डेफिनेशन क्या बता रहा है कि जो P और P क्रॉस Q जो है, इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q जो है, ये एक्चुअली वो सेट्स है, किसका, सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स का जो सेट है वही क्या कहलाता है कि मतलब ऑल एलिमेंट्स, अगर एक भी छूट गया तो मिस्टेक हो जाएगी, ऑल सेट्स ऑफ, है ना, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज द क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप इसको इस तरह से समझिए। अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, P क्रॉस Q, पी क्यू मतलब P से और Q से, लेकिन इसमें क्या है कि एक भी एलिमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। टोटल जो है कि मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं फिर आपको कंफर्म होगी। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मान लीजिए कि कोई सेट्स ले लिया, मान लीजिए कोई सेट्स P लिया, है ना, और इसको 1 और 2 हो गया, और दूसरा सेट्स मैं Q ले लिया और इसको A B C कर दिया,
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि आप P क्रॉस Q निकालते हैं। P क्रॉस Q जब आप करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 1 का सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1A 1B 1C। दूसरा क्या होगा, 2 का भी सभी के साथ, यानी कि 2A 2B 2C। अब ये तो हो गया, लेकिन P क्रॉस Q ये आपका ये हो गया। अब एक चीज और समझिए कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ये जो है आपस में बराबर नहीं है। इसको याद रखिएगा, और इसको इसलिए भी याद रखिएगा कि ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। एग्जांपल के रूप में ऐसे समझिए, अगर ये P क्रॉस Q का मतलब ये हुआ कि पहले P का एलिमेंट देखिए, पहले P का एलिमेंट है 1 1 2 2। अब Q क्रॉस P का मतलब क्या होगा, अभी इसको समझिए। Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P का मतलब कि पहले Q का एलिमेंट्स, तो पहले Q का एलिमेंट्स लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A1 A2। अब फिर क्या करेंगे, B को लेंगे। आप ये ले लिए, अब B को लीजिए तो क्या होगा, B1 फिर B2, और फिर क्या आ जाएगा, आपका बच गया C1 और ये C2। तो आप इसका देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे P क्रॉस Q में क्या है, 1A है, और यहाँ पे क्या हो गया, A1 है। तो मैंने आपको समझाया कि आप इसी जो ऑर्डर है इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि AB और ये BA ये सेम नहीं है, ये क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं ना, क्योंकि ये x की वैल्यू बता रहा होता है और ये y की वैल्यू बताता है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, नॉट इक्वल। तो जब अब इसको देखेंगे कि 1A और A1 ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसी कारण से P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे बच्चों। मैं इसके आगे फिर चलता हूं, आप यहां तक लिख लीजिए। चलिए, अब एक और चीज बच गई है, आप शायद यहाँ तक लिख लिए होंगे, मैं अब आगे चलता हूँ। देखिए, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसको समझिए, ये माइंड में रखिए, ये भी एक नंबर का बहुत बार आता है ना, क्योंकि बहुत ही ये मोस्ट है तो छोटा चीज, और छोटे चीज में लोग फंस जाते हैं। क्या कर रहा है कि इफ आइदर पी क्यू इज द, आर का मतलब समझिएगा या तो पी या तो क्यू ना, इज द नल सेट्स, देन पी क्यू विल बी आल्सो बी अ एम्प्टी सेट। आप ये समझ रहे होंगे ना, एक होता है वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट, नल सेट, इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। मतलब कोई सेट ऐसा ले लिए कि मान लीजिए ए इक्वल टू, आपने अगर ऐसा लिया तो इसका कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है। अगर जीरो भी लिख देंगे तो हम बोलते हैं कि जीरो एलिमेंट्स, तो यहाँ जीरो भी नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, ये एम्प्टी है ना, बिल्कुल खाली है, तो हम इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो ये कह रहा है कि अगर किसी सेट ए को किसी सेट बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करें और ये एम्प्टी है तो उसको भी एम्प्टी कर देगा। ऐसे समझिए, अब मैंने कोई अगर सेट इसको P मान लिया, अगर इसको अगर सेट P है और मैंने कोई सेट Q ले लिया, Q का मतलब ऐसे ले लिया कोई एग्जांपल, यहाँ पे हम A B C कुछ भी ले सकते हैं। अगर अब मैं P क्रॉस Q लूंगा, P क्रॉस Q लूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है डेफिनेशन कि P R Q इज द नल सेट। अगर इसमें से कोई भी एक नल सेट हो गया
है ना, देन पी क्यू विल बी आल्सो एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो पी क्यू इक्वल टू 5, ये सही है बच्चों। तो अब सिर्फ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा कि अगर P और कोई 5 सेट आ रहा है तो P इक्वल टू, अगर कोई 5 ले लिए तो क्या हो जाएगा 5, या फिर अगर 5 इक्वल टू आप मान लीजिए Q ले लीजिए तो भी क्या हो जाएगा 5। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक, और इसको हमेशा याद रखिएगा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये, दूसरा ये कि P क्रॉस Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। एक क्वेश्चन आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से बनता है, तो इसको भी आपको हमेशा माइंड में रखिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।